नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पिता के संस्कारों को भूलकर बेटी ने घर से भागकर किया प्रेम विवाह। तो पिता ने ऐसा क्या किया कि सभी देखते रह गए। आज सुबह से ही ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल चुकी थी कि मीरा कल सुबह से ही अपने घर से गायब है। कहाँ गई, इस बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं था, पर लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। मीरा के पिता संदीप गुप्ता, जिन्हें मोहल्ले के सभी लोग संदीप कहते थे, चुपचाप अपने बरामदे में सर नीचे किए टहल रहे थे। माँ सीमा अपने बेडरूम में अपने बिस्तर पर उदास बैठी हुई थी। तभी बगल के मोहन जी खांसते हुए संदीप जी के पास आए और बोले, संदीप जी, मीरा बिटिया को कुछ पता चला कि नहीं? अरे हम तो कहते हैं कि आपको पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। जवान लड़की है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाए। इस पर गुप्ता जी ने निराशाजनक चेहरे से उनकी ओर देखते हुए ना में सर हिलाया और खामोश बने रहे। अरे संदीप जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, कहीं कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? आखिर जवान थी अपनी मीरा बिटिया, जिसके चलते उसने प्रेम विवाह कर लिया होगा। मोहन जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई प्यार व्यार का चक्कर होता तो वो हमें जरूर बताती। और प्रेम विवाह, ऐसा आपने सोच भी कैसे? वैसे भी हमारी बेटी ऐसी नहीं है, उसकी रगों में भी मेरा ही खून है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, समझे आप? इस पर मोहन जी बोले, अरे संदीप जी, आप तुम्हारी इतनी सी बात ही गुस्सा होने लगे? तो कहाँ गई मीरा बिटिया? उसे धरती खा गई या फिर आसमान निकल गया? घर से कॉलेज के रास्ते में जाकर तो आपने कितनी बार देखा, पर उस रास्ते में ना तो कोई जाम था, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ था। आसपास के सभी अस्पतालों में भी तो आपने पता किया, पर कहीं से कोई खबर नहीं मिली, कोई सुराग नहीं मिला। तो अनहोनी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बाकी मैं क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। हो ना हो, यकीन मानिए, मीरा बिटिया ने प्रेम विवाह किया है। अच्छा, तो मैं चलता हूं, कहते हुए मोहन जी वहां से चले गए। संदीप जी भाप शून्य निगाहों से उनकी ओर देखते ही रह गए और उनके इस सवाल के आगे निरुत्तर हो गए। पर उनकी कानों में मोहन जी की ये बातें बार बार गूंज रही थी कि मीरा बिटिया ने प्रेम विवाह किया है। कुछ देर वे खड़े रहे, फिर उन्होंने घड़ी में देखा तो इस समय 8 बज रहे थे। आखिर मीरा का रंग रूप ही ऐसा लगता था, ऊपर से सौम्य और शालीन स्वभाव, ना ज्यादा चंचलता, ना ही ज्यादा हंसना, काफी गंभीर, जरूरत होने पर ही बोलती और अपनी पढ़ाई से, अपने काम से मतलब रखती। मीरा 21वीं साल में कदम रखने ही वाली थी। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। गांव से थोड़ी ही दूर के एक कॉलेज से ईव आउट कर रही थी। ये उसका आखिरी साल था। गांव में हाई स्कूल पढ़ने के बाद मीरा की सभी सहेलियां पढ़ने के लिए शहर चली गई। शहर में जाकर पढ़ने का मीरा का भी मन बहुत था, पर अपने पापा के कायदे कानून, डर भय के कारण शहर जाकर पढ़ने की इच्छा मीरा अपने पापा के सामने जाहिर नहीं कर पाई। सो उसका दाखिला संदीप जी ने गांव से थोड़ी ही दूर पर एक कॉलेज में करवा दिया था। उस पर से माँ बाप की इकलौती संतान जो थी, माँ की तो मीरा में जान बसती थी, पर संदीप जी स्वभाव के काफी कठोर इंसान थे। उन्हें अपने परिवार, बाल बच्चे से भी बढ़कर उनका कायदा कानून, उनके नियम थे। इसलिए मीरा गांव के पास के ही कॉलेज में पढ़ रही थी। मोहन जी की कही हर एक बात संदीप जी के कानों में अब तक गूंज रही थी और एक गुस्सा भी आ रहा था, पर वो उसका जिम्मेदार माने भी तो किसे। दौड़कर घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा सीमा अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी हुई है। उन्हें देखकर वह और भी सहम गई और उठकर खड़ी हो गई। संदीप जी जोर से करकते हुए बोले, सीमा, सच सच बताओ, मीरा कहाँ चली गई? तुम तो माँ हो ना, उसकी तुम्हें तो इस बात का पूरा पता होना चाहिए।
उस पर ध्यान देना तुम्हारा फर्ज है। मैं झूठ एक शब्द ही नहीं सुनूंगा। मुझे सच सुनना है, पूरा सच। ये सुनकर सीमा धीमे स्वर में बोली, जी मुझे नहीं पता। हर रोज की तरह ही कॉलेज गई थी और जाते समय कहकर गई थी कि उसे लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकें लेनी है जो क्लास के लिए जरूरी हैं। सो आते वक्त थोड़ा लेट आएगी, बस, और कुछ नहीं। बाकी सब और दिनों की तरह ही सामान्य था। संदीप जी ने फिर चिल्लाते हुए कहा कि अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। और मीरा को तो मैं हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। अब यहां खड़ी क्यों हो? जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। सीमा तेजी से भागती हुई किचन की तरफ चली गई और 5 मिनट बाद हाथ में चाय का प्याला लिए संदीप जी के सामने उपस्थित हुई। उनकी तरफ चाय बढ़ाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। संदीप जी ने जब हाथ में चाय का प्याला लेकर गुस्से से तराती आंखों से सीमा की तरफ देखा तो उसने उनकी नजरों के सामने से दूर होने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। सीमा के मन का एक कोना आनंदित था तो एक कोना उदास मगन। न जाने क्यों इसका कारण वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी। कभी उसे एक पत्नी होने का उत्तरदायी तत्व दिखाई दे रहा था तो दूसरी तरफ एक मां होने की जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था। वह खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वह करे तो क्या करे। उधर संदीप जी का चाय कप से टेबल पर रखी ठंडी हो चुकी थी तो दूसरी तरफ उनके दिलो दिमाग अनगिनत सवालों के समंदर में गोते खा रहा था। अचानक उनकी फोन का बजती घंटी ने उनकी तंद्रता तोड़ दी। उसका दिमाग जब तक अनगिनत सवालों के समंदर से बाहर निकलता तब तक उनका फोन एक बार बजकर बंद भी हो चुका था। उन्होंने कुछ सोचते हुए चाय का प्याला अपने हाथों में उठाया। प्याला उठाते ही उनके फोन की घंटी फिर दोबारा से बज उठी। उन्होंने देखा तो स्क्रीन पर लिखा था ऑफिस। उनका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित हो गया। मीरा के गायब होने की बातों पर वह सोचने लगी, कहीं ऑफिस में तो नहीं पता चल गया किसी को कि मीरा कल सुबह से घर से गायब है। हे भगवान, अब मैं ऑफिस किस मुंह लेकर जाऊंगा? लोग ना जाने कितनी तरह की बातें बनाएंगे। चाहे सच्चाई पता हो या ना हो, राहुल और रघु जो मुझसे इतना चलते हैं उन्हें तो और मेरा मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। तब तक फोन दूसरी बार भी बजकर कट चुका था। तीसरी बार बजने पर उन्होंने फोन उठाया तो उधर से राहुल की आवाज आई, अरे संदीप, तुम आज ऑफिस क्यों नहीं आए? इस पर हकलाते हुए संदीप जी बोले, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बस इसलिए नहीं आ पाया। उधर से राहुल हंसते हुए बोला, अरे तो इसमें इतना हकलाने की क्या बात है? तुम हकला तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कल ऑफिस आकर बात करता हूँ। कहकर उन्होंने झट से फोन काट दिया। तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। बैठे बैठे उन्होंने मन में निश्चय कर लिया था कि पुलिस ने मीरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दे। ये सोचकर उन्होंने चाय का एक घूंट अपने मुंह में डाला तो उन्हें चाय एकदम ठंडी और स्वादहीन सी लगी। फिर भी उन्होंने चाय पीकर अपनी स्कूटर निकाला और उसे स्टार्ट कर अनमने ढंग से पुलिस थाने की तरफ चल पड़े। रास्ते में अचानक उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना एक बार पहले कॉलेज के लाइब्रेरी में चलकर पूछताछ की जाए। ये सोचते उन्होंने अपना स्कूटर मीरा के कॉलेज की तरफ मोड़ लिया। थोड़ी ही देर में वो कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में सब कुछ और दिनों की तरह ही सामान्य था। कॉलेज में जाकर पूछने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि मीरा उस दिन कॉलेज आए ही नहीं थी। फिर वह लाइब्रेरी में गए। वह लाइब्रेरी इंचार्ज ने भी उन्हें वही बात बताई। बाकी उपस्थिति दिखाते हुए लाइब्रेरी इंचार्ज बोला कि मीरा ने तो 10 दिनों से लाइब्रेरी से कोई किताबें ली ही नहीं है।
फिर संदीप जी निराशा भरे कदमों से स्कूटर लेकर कॉलेज से निकल पड़े। फिर थाने की तरफ चले गए। थाने गए तो उन्होंने देखा कि दरोगा थाने पर नहीं था, सिर्फ एक दो हवलदार थे। उन्होंने संदीप से पूछा, आपको क्या काम है? साहब तो एक केस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। संदीप जी बोले, एक एफआईआर दर्ज करानी है। हवलदार ने जवाब दिया, आप बाहर कुछ देर ही इंतजार कीजिए, कुछ देर में साहब आ जाएंगे तो आप एफआईआर दर्ज करवा दीजिएगा। फिर वे वहां अपने अपने बातों में मशगूल हो गए। संदीप जी बाहर लगे बेंच पर बैठकर दरोगा का इंतजार करने लगे। तकरीबन 2 घंटे बीत गए पर दरोगा नहीं आया। एक बार फिर उन्होंने अंदर जाकर हवलदार से पूछा, कितना समय हो गया साहब, अब तक क्यों नहीं आए? हवलदार बोला, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बस आते ही होंगे। संदीप जी अंदर ही अंदर खींच रहे थे। उन्हें गुस्सा भी आ रहा था, पर उन्होंने चुपचाप इंतजार करना ही बेहतर समझा। फिर कुछ देर में पुलिस की जीप आकर रुकी। उसमें से दरोगा बाबू बाहर निकले। फिर वे अंदर आकर अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। 2-4 और लोग आकर दरोगा जी के सामने टेबल के पास अपनी अपनी समस्या लेकर खड़े थे। तभी संदीप जी तेजी से अंदर आए तो उन्होंने देखा लोग यहाँ टेबल के पास जाम लगाए खड़े थे और सभी लोग अपने अपने कामों की जल्दी में थे। संदीप जी को देखकर सिपाही ने उन्हें कुछ देर रुकने का इशारा किया। कुछ सोचते उन्होंने रुकना ही बेहतर समझा। फिर जब सब लोग कम हुए तो संदीप जी वहीं पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सर, मुझे भी एक एफआईआर दर्ज करवानी है। किस बात की? क्या किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? नहीं सर, गुमशुदगी की। संदीप जी बोले, कौन गुम हो गया है? दरोगा बोला। इस पर संदीप जी अपना सर नीचे करते हुए बोले, सर, मेरी बेटी कल सुबह से घर से गायब है। दरोगा बोला, लड़की का नाम, रंग, हाइट, हुलिया, उम्र सब बताओ, तभी उसे ढूंढना संभव हो सकता है। संदीप जी ने बोलना शुरू किया, नाम मीरा गुप्ता, रंग गोरा, हाइट 5 फुट 4 इंच, हुलिया बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक, छोटे से होठ, गुलाबी रंग का सलवार सूट पहनी हुई थी, उम्र 20 साल। सर, कल सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी पर अभी तक लौटकर घर नहीं आई है। मैंने कॉलेज जाकर पता भी किया तो वहां पता चला कि कल वो कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। इस बात को सुनकर दरोगा जी बोले, लड़की तो बालिग हो चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से छिपकर उसने प्रेम विवाह कर लिया हो? वैसे आपको किसी पर शक है? संदीप जी बोले, नहीं सर, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। दरोगा जी बोले, ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं आपकी बेटी को ढूंढने की और खबर मिलते ही हम आपको सूचना देंगे। ठीक है सर। कहकर संदीप जी थाने से बाहर आए। वहां से उन्होंने अपना स्कूटर उठाया और निराशा भरे मन से घर की तरफ चल पड़ी। मन तो उनका घर जाने का बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन घर जाना जरूरी था। रास्ते में उन्हें दरोगा जी की कही सारी बातें उनके कानों में गूंज रही थी। यही सोचते सोचते कब उनका घर आ गया, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। स्कूटर लगाकर वो वहीं बरामदे में रखी हुई कुर्सी पर बुझे मन से बैठ गए। अब करे तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमा स्कूटर की आवाज सुनते हुए तेजी से बाहर आई। आते ही पूछा, कुछ खबर मिली मीरा की? इस पर संदीप जी ने नामे सर हिलाया। आप खाना तो कम से कम खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए संदीप जी अपने कमरे में जाकर लेट गए। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों में कहीं से मीरा का कुछ पता नहीं चला, ना ही थाने से खबर आई। संदीप जी दिन प्रतिदिन चिंता में डूबते जा रहे थे। एक एक करके 4 दिन की छुट्टी संदीप जी ने अपने ऑफिस से ले रखी थी। 4 दिन गुजरने के बाद 5वें दिन उन्होंने तय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा। कब तक? कब तक लोगों की तरह तरह के सवाल के कारण मैं घर में बैठा रहूंगा? फिर यह भी मन में आया कि क्यों ना
ऑफिस जाने से पहले एक बार थाने से भी हुए हैं, कुछ तो पता चले। उन्होंने सूचना नहीं दी तो हम खुद ही पूछ लेंगे। ये सोचकर वह ऑफिस जाने से 1 घंटे पहले घर से निकल दी। वह थाने गए, वहां भी सबने उनकी बातों को टाल मटोल कर दिया। दरोगा बाबू बोले, हाँ हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जानकारी मिलते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। फिर वहां से वो निराश मन से ऑफिस की ओर निकल पड़े। ऑफिस पहुंचते ही किसी ने उनकी तबीयत तो किसी ने उनकी 4 दिन की छुट्टी का कारण पूछा। इतने में राहुल, जो इसी ऑफिस में काम करता था, वह अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हुआ आया और संदीप बाबू से बोला, अरे संदीप भाई, मेरा बिटिया घर से गायब हो गई और आपने हमें कहना भी उचित नहीं समझा, और इतने दिनों से अकेले ही उसे खोजने में लग रहे। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब ये बताइए कि मीरा मिली कि नहीं। ये सुनते ही ऑफिस के सभी स्टाफ आपस में कानाफूसी करने लगे। संदीप जी ने कहा, नहीं, नहीं पता चला अभी तक। इतना कहकर वह सभी की बातों हरकतों को अनसुना करते हुए सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और अपना काम करने लगे। उन्होंने सोचा कि ये तो अब रोज का सिलसिला रहेगा। समय यूं ही बीतता जा रहा था। सीमा भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी थी। संदीप जी भी बहुत परेशान थे। चिंता के कारण ना तो वो दोनों ही ठीक से खा पाते थे और ना ही आराम कर पाते। नींद तो उनकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर नींद आती कैसे? धीरे धीरे मीरा को घर से गायब हुए 15 दिन बीत चुके थे। यूं तो संदीप जी बहुत कड़े मिजाज के इंसान थे। मीरा बेवजह उनसे बात करना तो दूर, उनके सामने जाने से भी डरती थी। संदीप जी के घर में होते हुए क्या मजाल कि मीरा जोर से या फिर ज्यादा बोल ले, हंस ले। इन सब बातों पर संदीप जी ने बंदिशें लगा रखी थी, और ये बंदिशें सिर्फ मीरा के लिए नहीं, सीमा के लिए भी थी। न जल्दी किसी के यहाँ जाना, न किसी से बेमतलब बात करना, ये सब मना था उन दोनों के लिए। तभी तो मोहल्ले की औरतें संदीप जी घर पर हो या ना हो, उन दोनों माँ बेटी से बात करने में भी डरती थी। आज वही औरतें संदीप जी की खिल्ली उड़ा रही थी। एक दिन संदीप जी पास ही की एक दुकान पर जा रहे थे। तभी गुप्ता जी की पत्नी राधा मोहल्ले की औरत से संदीप जी को सुनाते हुए बोली, मैं देखो, जो लोग खुद को बड़े होशियार समझते थे, वे सोचते थे कि हम खुद और अपने परिवार बच्चों को बड़े अनुशासन में रखते हैं। आज उन्हें अनुशासन प्रिय आदर्शवादी लोगों की बेटी उनकी खुद की नाक के नीचे से गायब हो गई और उन्हें पता भी नहीं चला। अगर इस जगह पर मोहल्ले की किसी और की बेटी गायब होती तो वहां जाकर बड़े बड़े भाषण देती। अब खुद के समय में ये समाजवादी भाषण अमावस के चांद की तरह गुप हो गए क्या? इस पर माया हंसते हुए बोली, अरे राधा, चुप हो जा, घर चल, देर हो रही है। इस पर राधा फिर बोली, इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीकी पकवान। फिर दोनों हंस पड़ी। उनके से संदीप जी के लिए जले जख्म पर नमक छिड़कने के काम कर रही थी। ये सोचकर वे व्यथित मन से दुकान से बिना सामान लिए ही घर चले आए। फिर जाकर कुर्सी पर बैठ गए। उनका ध्यान धीरे धीरे अतीत की ओर बढ़ता गया। ऐसी बात नहीं थी कि मीरा की किसी भी जरूरतों को उन्होंने पूरा ना किया हो, चाहे नजरअंदाज किया हो। मीरा मुंह खोलती और जो मांगती उसे दे दिया जाता। प्यार तो संदीप जी मीरा से बहुत ज्यादा करते थे, पर जताते नहीं थे। अपने उसूलों के भी बड़े पक्के थे। उनका यह सोचना था कि ज्यादा प्यार दुलार का हवाला देने से बेटियां सड़ चढ़ जाती हैं। इसलिए संदीप जी ने न किसी के घर जाने, न किसी से बात करने, न बेवजह हंसने की अनुमति मीरा और सीमा को दे रखी थी। पर अब तो वह शर्मिंदगी तले दबे जा रही थी। कई बार जब सीमा घर के कोई सामान दूध लाने को संदीप जी से कहती तो संदीप जी ज्यादातर टाल दिया करते। अति आवश्यक होता तभी जाते। कभी कभी उनका मन भी
बड़ा व्याकुल होता। वह सोचते, मीरा आखिर कहाँ चली गई? कोई बच्ची तो है नहीं जो रास्ते में गुम हो गई, कोई उसे बहला फुसला कर ले गया। रास्ते की सभी जगहों पर भी छान मारा, पर वहां भी नहीं। आखिर गई तो कहाँ गई? और प्रेम विवाह सा ऐसा वह कभी नहीं कर सकती। एक दिन रात को इसी तरह सोचते सोचते कब सुबह हो गई, उन्हें खुद भी पता ना चला। सीमा के सामने बयां भी नहीं कर पाते और ना ही सीमा संदीप जी के सामने मीरा को लेकर चिंता जाहिर करती। एक दिन भगवान जी के सामने अपनी बच्ची की सलामती की दुआ करती और कभी कभी अकेले में रोकर मन को हल्का कर लेती। एक दिन बाजार से सब्जी लेकर आते वक्त संदीप जी रास्ते में अचानक से गस खाकर गिर पड़ी। वहां आसपास में खड़े लोगों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, पर जब वो होश में नहीं आए तो लोगों ने वहीं पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, पर किसी ने घर आकर सूचना दी। सीमा भागती हुई अस्पताल पहुंची। वहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया, उनको होश में लाने के लिए इंजेक्शन लगाया। फिर उन्हें होश आया। फिर डॉक्टर ने सीमा को बुलाकर कहा, देखिए ये काफी कमजोर हो गए हैं। कमजोरी से ही एक बीपी लो हो गया, जिसके कारण इन्हें चक्कर आ जाता है। मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, आप टाइम से उन्हें दवा खिलाते रहिएगा। उनके खान पान पर ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा इन्हें आराम करने दीजिए। और हाँ, ध्यान रहे इन्हें किसी भी बात का ज्यादा स्ट्रेस ना हो, वो भी इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फिर सीमा उन्हें लेकर घर आ गई। घर आते ही सीमा ने संदीप जी से कहा, आप फोन करके दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टियां ले लीजिए। आप इतने कमजोर हो गए हैं, आप दफ्तर कैसे जा सकते हैं? अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए और हाँ, किसी भी बात का स्ट्रेस मत लीजिए। हमेशा कड़क आवाज में बोलने वाले संदीप जी आज चुपचाप सीमा की बातों को सुन रहे थे। यूं तो सीमा संदीप जी के सामने कम बोलती थी, पर आज बोलना जरूरी था। सीमा बोली, आप बिस्तर पर जाकर लेटिए, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। इस पर हाँ में सिर हिलाते हुए संदीप जी बिस्तर पर जाकर लेट गए और सीमा उनके लिए कुछ खाने को लाने किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद पसीने से तरबतर हुई सीमा अपने हाथ में दलिया और सूप लेकर किचन से निकली। फिर संदीप जी के पास आकर उन्हें टेबल पर रखते हुए बोली, आप खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और फिर आपको दवाई भी लेनी है। फिर उसने अपने आंचल से अपना मुंह पोंछा। संदीप जी ने उठकर थोड़ा सा खाया, सूप पिया, फिर दवाई खाकर वह लेट गए। संदीप जी ने अपने ऑफिस में तबीयत खराब की बात कहकर छुट्टी ली थी, तो 2 दिन बाद शाम को ऑफिसर के कुछ सहकर्मी उनकी तबीयत का हालचाल लेने आ दमके। सीमा ने अच्छे से उनका आदर सत्कार किया। चाय नाश्ते के बाद जबरदस्ती उन लोगों के लिए खाने के लिए गाजर का हलवा बनाकर ले आई। उन लोगों ने सीमा की प्रशंसा करते हुए हलवा खाया। सभी मित्रों ने समय पर खाने पीने और आराम करने की हिदायत दी। हिदायत देते हुए वे सभी चलते बने। 2-4 दिनों में संदीप जी की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन दरवाजे पर डाकिये ने आवाज लगाई, संदीप गुप्ता का घर यही है? हाँ जी यही है, कहते हुए सीमा किचन से भीगे हाथ को पोंछते हुए बाहर आए। डाकिये ने कहा, आपकी चिट्ठी आई है। सीमा ने कहा, चिट्ठी आई है? वो भी मेरे घर? कौन भेज सकता है? इस पर डाकिये ने कहा, अरे बहन जी, आप खुद ही देख लीजिएगा, चलिए पहले यहाँ साइन कीजिए। सीमा की तरफ कलम बढ़ाते हुए डाकिये ने कहा। सीमा ने साइन करने के बाद कलम डाकिये को देकर चिट्ठी ली। फिर डाकिया चलता बना। सीमा चिट्ठी लेकर अंदर आई, फिर उसे खोलना शुरू किया। जब डाकिये ने आवाज लगाई तब संदीप जी बाथरूम में नहा रहे थे। आहट सुनाई देने पर उन्होंने पूछा, कौन था? सीमा बोली, डाकिया आया था, एक चिट्ठी देकर गया है, पर किसकी चिट्ठी है नहीं बता जी, अभी खोलकर देखती हूँ। चिट्ठी खोलकर पढ़ते ही सीमा को एक जोर का झटका लगा। वह धम्म से वहीं पास रखे सोफे पर बैठ गई।
जब संदीप जी बाथरूम से बाहर आए तब बोले, अरे किसकी चिट्ठी है? तुमने चुपचाप पढ़ ली, मुझे बताया भी नहीं। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने खामोशी से चिट्ठी संदीप जी की तरफ बढ़ा दी। चिट्ठी खोलते ही संदीप जी की आंखें गुस्से से लाल पीली होने लगी। कुछ ही देर में वह जोर से चीखते हुए बोली, मीरा, तुम ऐसा कर सकती हो? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुमने मेरे लाड प्यार का ही नतीजा दिया कि तुमने मेरी शान शौकत सब मिट्टी में मिला दी। एक बार भी तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया होता। कह दो सीमा, ये चिट्ठी नहीं, किसी का किया गया एक भद्दा सा मजाक है। बस एक बार कह दो ना कि ये सब झूठ है। कहते कहते वे अचानक से कांपने लगे। सीमा ने झट से उन्हें सोफे पर बिठाया, फिर दौड़कर किचन से पानी ले आई, उन्हें पानी पिलाया। तब जाकर वे थोड़े शांत हुए। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर क्या था उस चिट्ठी में? ऐसी कौन सी बात, या फिर मीरा की कोई अनहोनी की खबर? आदरणीय माँ पापा, सादर प्रणाम। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, पर आप लोग परेशान ना हो। मैं जहां कहीं भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, मैंने रवि से प्रेम विवाह कर लिया है। हम दोनों को अपना आशीर्वाद दे देना। मैंने आप लोगों की अनुमति नहीं ली क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग इस शादी के लिए कभी नहीं मानते। माँ, रवि बहुत अच्छा लड़का है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते माँ। इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया। आप दोनों अपना ख्याल रखना, दवाई समय पर ले लेना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी मीरा। इसे पढ़ने के बाद संदीप जी को लगा कि धरती क्यों नहीं फट गई। इसने वे दोनों समा जाते। चिट्ठी में हाल चाल लिखने के बाद लिखा था कि माँ, आपने हमेशा बात करने की कोई कोशिश नहीं की। इसका मतलब आपने और पापा ने हमें माफ नहीं किया। माँ, आप और पापा मेरी कहीं ना कहीं शादी तो करते। फिर जब मैंने रवि से शादी की तो आप लोग नाराज क्यों हो? बस इसलिए ना कि मैंने और रवि ने आपकी रजामंदी के बगैर ही प्रेम विवाह कर लिया। रवि भी कोई इंटरेक्ट नहीं है माँ। रवि हमारी ही जाति का है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूं। आप लोग अपना ख्याल रखना। आपकी मीरा। पढ़ते हुए सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने तो मीरा को कब का माफ कर दिया था, पर संदीप बाबू, उनके बारे में सोचकर सीमा उदास हो गई। शाम को जब संदीप बाबू ऑफिस से घर आए तब उनको सीमा ने मीरा की दोबारा चिट्ठी आने वाली बात बताई, पर संदीप बाबू वहां से उठकर बालकनी की तरफ चले गए। स्थिति को देखते हुए सीमा ने चुप रहना ही ठीक समझा। इसी तरह समय बीतता गया। सीमा जब भी मीरा की कोई बात संदीप बाबू से करती तब संदीप बाबू बस इतना ही कहते, मैंने कहा ना कि मीरा ने जिस दिन इस घर की दहलीज को पार किया उसी दिन वो मेरे लिए मर गई। इस बात को सुनकर सीमा एकदम खामोश हो जाती है। पर कहते हैं ना कि वक्त बड़े बड़े घाव को भी भर देता है। इसी तरह मीरा को भी घर से गए काफी दिन हो गए थे। बीच बीच में मीरा की चिट्ठी आती रही। उसे पढ़ने के बाद अकेले में बैठकर रो रो कर सीमा अपने दिल के जज्बातों को हल्का कर लिया करती। फिर भी सीमा ने हार नहीं मानी। वह समय समय पर संदीप बाबू को मीरा को माफ करने के विषय में समझाती रही। सीमा बोली, आप एक बार उसे माफ कर दीजिए ना, है तो आखिर में आपकी बेटी। और देखिए, उसने इंटर कास्ट लड़की से तो शादी नहीं की है, अपनी जाति के लड़के से प्रेम विवाह किया है और वह खुश भी है। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? हो सकता है शायद उसकी किस्मत में यही लिखा हो। शायद आप उसके लिए लड़का भी ढूंढते तो वह रवि जैसा नहीं होता, या फिर हमारी मीरा उसके साथ खुश नहीं रहती। हाँ, स्कूल खिलती यही है ना
कि उसने हम दोनों की रजामंदी के बिना ही प्रेम विवाह कर लिया। चलिए, अब आप भी गुस्सा थूक दीजिए और उसे माफ कर दीजिए। उसे भी अपनी गलती का एहसास है, तभी तो वह हम दोनों से माफी मांग रही है। वैसे भी हमारी तो एक ही संतान। अगर आप उसे माफ कर दीजिएगा तो आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। सीमा की बातों को सुनकर संदीप बाबू निरुत्तर से हो गए। समय अपनी निरंतर गति से बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन रात में सोते समय बड़बड़ा रहे थे कि उस लड़की को तनिक भी मेरे मन मर्यादा का ख्याल नहीं आया जो उसने ऐसा कदम उठाया, या फिर मेरे दिए गए संस्कार भूल गई। मीरा, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। ये सुनते ही सीमा अंदर से कांप उठी। उसकी मनोवृत्ति में आज से 23 साल पहले वाली घटना की आकृति स्पष्ट रूप से झलक उठी। ये बात तब की है जब सीमा नई नई शादी होकर अपने ससुराल आई थी। सीमा की सास सीमा की शादी से बहुत समय पहले ही, जब संदीप और उसकी बहन बहुत छोटे थे, तब ये एक गंभीर बीमारी से चल बसी। फिर भी दोनों भाई बहनों में बहुत प्यार था। संदीप बड़े भाई होने के नाते उससे बहुत प्यार करता। संदीप के पापा को तो अपनी जमींदारी से फुर्सत नहीं मिलती थी। वे अपने समय के नामी जमींदार थे और अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद खुद को जमींदारी में और भी व्यस्त कर लिया था और घर पर अपने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए नौकर लगा रखे थे। धीरे धीरे जब दोनों बच्चे बड़े हुए, तब संदीप के पापा ने संदीप की शादी कर दी ताकि काजल को भी मां की कमी का एहसास नहीं होगा। हुआ भी ऐसा कि सीमा ने जब शादी करके इस घर की दहलीज पर कदम रखा, तभी संदीप के पापा ने काजल का हाथ पकड़कर सीमा को देते हुए कहा था कि बहू, ये हमारी बेटी है काजल, इसे ननद नहीं, एक बेटी का प्यार देना। बचपन से ही मां के प्यार के लिए तरसी है ये बच्ची। हाँ में सर हिलाते हुए सीमा ने काजल को भाव में समेट लिया था। उसके बाद तो काजल हमेशा भाभी भाभी करती सीमा के आगे पीछे घूमती और सीमा तो उस पर जान छिड़कती। दोनों हमेशा साथ साथ रहती। सीमा के प्यार से काजल को कभी अपनी मां की कमी महसूस नहीं हुई। काजल ने अब कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। 12वीं में पढ़ती थी। पढ़ते ही पढ़ते उसके दिल में किसी ने दस्तक दी और वो अपना दिल उसे दे बैठी। पता ही न चला। उसके लिए काजल हंसी ख्वाब देखने लगी। दोनों पूरी जिंदगी एक साथ बिताने के सपने देखने लगे। काजल ने तो हर बात उसे बताती थी, पर यह बात उससे छुपाने लगी और सीमा भी उस सच्चाई को काजल की आंखों में देख न सकी। सीमा को तो ये बात तब पता चली जब एक दिन संदीप के पापा ने बताया कि बहू, काजल को कॉलेज मत जाने देना, आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। वो लोग बहुत ही ऊंचे घराने से ताल्लुक रखते हैं। तुम काजल को तैयार करके सही समय पर उनके सामने ले आना। और हाँ, नौकरों से भी कह दो कि ढेर सारी तैयारियां शुरू करनी है। उनके स्वागत में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जी बाबूजी, मैं भी सारी तैयारियां शुरू कर देती हूँ और काजल को ये खबर भी दे देती हूँ। सीमा काजल के कमरे की तरफ बढ़ती है। कमरे में पहुंचकर सीमा देखती है कि काजल बेड पर बैठी हुई एक गाना गुनगुना रही है। सीमा काजल को पीछे से अपनी बाहों में समेटती हुई कहती है, आज मेरी प्यारी ननद के लिए खुशखबरी है। आज मेरी प्यारी सी काजल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। चल मेरी लाडली, तू फटाफट तैयार हो जा। ये सुनते ही काजल चौंकी। मैं रुआसी होकर बोली, क्या मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं? पर मुझे शादी वादी नहीं करनी है। सीमा बोली, तू ऐसा क्यों बोलती है? ऐसा नहीं कहती। एक ना एक दिन तो शादी तो सबको करनी होती है ना। हाँ भाभी, मैं आज आपको एक बात बताती हूँ। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विनय से, वरना किसी भी नहीं, समझी आप? काजल, तू ये क्या बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। और अगर ये कोई मजाक है तो बहुत ही भद्दा मजाक है, समझी? मेरे सामने तो बोल लिया, पर किसी और के सामने ऐसा मत बोलना, समझी? तो चल अब नखरे छोड़ और फटाफट तैयार हो जा, मुझे और भी काम है।
लड़के वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुंचते होंगे। कहते हुए सीमा काजल के कमरे से निकल गई। एक पल को तो काजल की बातों से उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद पड़ गया, पर वो सोचने लगी कि बच्ची है तो ऐसे ही बोल दी होगी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीमा किचन में नौकरों के साथ तरह तरह के लजीज पकवान बनाने में व्यस्त हो गई। तभी उसके ससुर बोली, बहू काजल तैयार हो गई? सीमा बोली, बाबूजी मैं तो बोल तो आई थी, पर अब जाकर फिर जाकर देख आती हूँ। इस पर वह बोली, नहीं रहने दो, वो मैं खुद ही काजल को देख आता हूँ। जब वह काजल के कमरे में गए तो काजल अपने कमरे में तैयार होकर बैठी हुई थी। काजल के पापा ने थोड़ी देर उससे बात की, फिर वह घर की तैयारियों को देखने में, बची तैयारियों को करवाने में व्यस्त हो गई। नियत समय पर लड़के वाले आ गए। उन्हें काजल इतनी पसंद आई कि उन लोगों ने काजल का शगुन भी कर दिया। फिर वह चले गए। कल होकर उन लोगों ने फोन कर बताया कि 8 दिन बाद शादी का बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकला है। अगर आप लोगों को ऐतराज नहीं हो तो हम इसी मुहूर्त में शादी करने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। घर में भी सब बड़े खुश थे सिवाय काजल के। काजल ने तो शादी की तारीख पक्की होने की बात सुनकर ही अपना रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। सीमा से बहुत समझाते कि मत रो, हम तुम्हें बहुत ही जल्दी शादी होने के बाद बुलाते रहेंगे। सीमा ये भी समझती कि उसका बचपना है, पर बात तो कुछ और ही थी। काजल के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वह हमेशा अपने कमरे में ही पड़ी रहती और हमेशा विनय को याद किया करती, जिसे वह अपना दिल दे बैठी थी। विनय उसी के गांव का एक लड़का था। उसके पिता जवाहर माली थे। वह गांव के बड़े बड़े लोगों के यहाँ उनके बगीचे में फूल उगाना, समय पर उन्हें पानी खाद डालना, ज्यादा बड़े होने पर उनकी छंटनी करना, यही करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। कभी कभी विनय को पढ़ाई से वक्त मिलता तो अपने पापा के साथ उनकी मदद करने चला जाता था। बस इसी तरह आते जाते उन दोनों की आंखें चार हुई और वे एक दूसरे को दिल दे बैठे। इधर काजल के घर पर उसकी शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। संदीप के पापा, जिन्हें गांव के लोग सम्मान से बड़े साहब कहा करते थे, उन्होंने जवाहर को बुलाया। वो बेचारा आया। आते बड़े साहब ने उसे निर्देश दिए कि उनके बगीचे की सफाई और छटनी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी की शादी जो है। जवाहर बोला, ठीक है बड़े साहब, मैं कल से अपने बेटे को भी काम पर ले आऊंगा। यहाँ रहेगा तो मेरी मदद भी करेगा, जिससे काम जल्दी हो जाएगा। कहकर वह चला गया। फिर सुबह विनय को साथ लेकर वह काम पर आया, पर उसे जैसे ही पता चला कि काजल की शादी तय हो गई है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी वह मन मारकर काम करने लगा। काजल ने जब उसे छत से देखा तो कई बार वो इशारे करके विनय को मिलने बुलाया। पहले तो विनय ने मना किया, पर बार बार बुलाने पर वो सबसे नजरें बचाकर उससे मिलने आया। उससे मिलते ही काजल विनय से लिपटकर रो पड़ी और कहने लगी, विनय तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा यहाँ दम घुटता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग चलेंगे, जहाँ सिर्फ हम दोनों होंगे। इस पर विनय ने पहले तो ना नुकुर की, फिर वह भी तैयार हो गया, क्योंकि वह भी दिल के हाथों मजबूर था। काजल से बेपनाह मोहब्बत जो करता था वो। ये लोगों का प्रोग्राम मेहंदी वाले प्रोग्राम के बाद भागने का था। समय अनुसार हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद मेहंदी की रस्म थी। रस्म के बाद काजल ऐन वक्त पर मौका पाकर घर से भाग निकली। विनय अपने बताए हुए जगह पर समय अनुसार खड़ा था। फिर वहां से वो दोनों साथ हो चली। पर ये इनकी बदकिस्मती कहें या नियति का खेल कि काजल के घर से निकलते ही पूरे घर में शोर हो गया कि काजल अपने घर से गायब है। बड़े साहब के लिए तो ये उनकी शान और शौकत के खिलाफ वाली बात थी। उनकी इज्जत उछलती उन्हें नजर आ रही थी। सभी अपनी पूरी जी जान लगाकर काजल को खोजने लगे। 2 घंटे के भीतर ही काजल और विनय शेरावाली माता के मंदिर के पास पकड़े गए। पहले तो
उन दोनों को खूब धुनाई हुई। बड़े साहब बोले, अरे छोरे, तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले इधर देखते हैं। फिर उन्होंने काजल को घर लाकर उसी के कमरे में बंद कर दिया। पर काजल रोते गिड़गिड़ाती बस एक ही बात बोले जा रही थी कि पापा, विनय को कुछ मत करना, मैं मर जाऊंगी, पर विनय के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर संदीप बोले, काजल, शादी तेरी होगी, पर उससे जिसे हम चाहेंगे, ना कि उसी से तू करेगी। काजल रोती रही, पर इन दोनों माँ बेटों पर उनका तनिक भी असर नहीं हुआ। अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले काजल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुशियों में झूमता पूरा घर मातम में बदल गया। जिस बेटी की डोली सजकर दूसरे घर जानी थी, वही बेटी की अर्थी निकल पड़ी। अपनी बेटी की लाश को देखकर भी बड़े साहब की आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना निकली। और संदीप, वो भी एकदम अपने पापा जैसा निकला। जब सीमा काजल के शव के पास रोने बिलखने लगी, तो उसे संदीप ने ले जाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया। काजल का दाह संस्कार तो हो गया। काजल तो इस घर से चली गई, पर छोड़ गई अपनी यादें, जो इस घर से और सीमा से ज्यादातर जुड़ी हुई थी। उस घटना के बाद सीमा बहुत ही उदास रहने लगी, पर संदीप और उसके पापा को तो जैसे काजल के इस दुनिया से जाने से कोई फर्क ही ना पड़ा। सीमा चाहकर भी काजल को बचा नहीं पाई। इस घटना के 2 माह बाद ही दिल का दौरा पड़ने से संदीप के पापा की भी मौत हो गई। उसके बाद से तो संदीप का स्वभाव एकदम ही बदल गया। जब बाहर से पेपर वाले ने आवाज लगाई, तो सीमा अतीत की दुनिया से बाहर आई। उसे पता ही न चला कि कैसे इतनी जल्दी सुबह हो गई। आइए भैया, कहती हुई सीमा अपने कमरे से झटपट बाहर निकली। बाहर आकर उसने पेपर वाले से पेपर लिया। फिर ज्यों ही वापस घर के अंदर आने को हुई, पेपर वाले ने कहा, अरे बहन जी, आज तो घर पर कुछ ज्यादा ही शांति छाई हुई है। संदीप बाबू घर पर नहीं है क्या? नहीं, घर पर ही है, बस उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कहती हुई सीमा घर के अंदर चली आई। इससे पहले कि पेपर वाला सीमा से कोई और सवाल पूछता, सीमा ने वहां से चली आना में ही अपनी भलाई समझी। समय इसी तरह बीतता रहा। स्वस्थ हो जाने के बाद संदीप बाबू फिर से ऑफिस जाने लगे। एक दिन मीरा की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि वह मां बनने वाली है। चिट्ठी पढ़कर सीमा फूले ना समाई। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर से मीरा और उसके बच्चे की सलामती की दुआ मांगी। शाम को जब संदीप बाबू जो ही घर आए, सीमा ने उन्हें भी एक खुशखबरी सुनाई कि वह नाना बनने वाले हैं। अब तो आप मीरा को माफ कर दीजिए। होना क्या था, 2-4 बड़े बुजुर्गों ने भी उन्हें समझाया कि सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आखिरकार संदीप बाबू को भी मीरा को माफ करने के लिए मानना ही पड़ा, पर उन्होंने ये शर्त रखी कि जब मीरा घर आएगी तब वे उसे माफ करेंगे। सीमा ने फोन करके ये बात मीरा और रवि को बताई, तो वह दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद मीरा ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। जैसे ये खबर सीमा ने सुनी, खुशियों के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसे तो अब मीरा के इंतजार का एक एक पल काटना बहुत मुश्किल लग रहा था। संदीप बाबू भी ये खबर सुनकर फूले ना समाये। मीरा के आने की तारीख तय हुई। मीरा ने अपने पति और बच्चे के साथ इस घर में कदम रखा। सीमा जी ने देखा कि मीरा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, गोद में बच्चा था। मीरा भी एक लड़की से स्त्री बन गई थी, जिससे उनकी बेटी कम और एक पत्नी और एक माँ की जिम्मेदारियां दिखाई दे रही थी। जो ही आकर उसने अपने पिता के पैरों को छुआ और बोली, पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। संदीप बाबू ने उसे उठाकर झट से गले लगा लिया और बोले, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मीरा अपने पापा के दिल में अपना प्यार इस तरह देखकर रो पड़ी। रवि दरवाजे पर खड़ा खड़ा ही बाप बेटी के प्यार को देख रहा था। मीरा ने अपने आंसू पोंछे तो उसकी नजर रवि पर चली गई। रवि अपने बेटी को गोद में लिए
वहीं से खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। इस पर मीरा रवि की ओर देखकर बोली, रवि तुम वहां क्यों खड़े हो? आओ, आकर पापा के पैर छू। रवि अपने बेटे को गोद में लेकर ही आकर संदीप बाबू के पैर छुए। संदीप बाबू ने कहा, जीते रहो बेटे, और अपने दामाद को भी गले लगा लिया और रवि की गोद में अपनी नाती को देखकर मुस्कुरा उठी। सीमा आरती की थाली लाई और बोली, आओ आज मैं तुम दोनों की आरती उतार देती हूँ। आज खुशियां कितने दिनों बाद हमारे घर आई हैं। इस पर उधर से संदीप बाबू बोल पड़े कि दोनों नहीं, सीमा तीनों की। तो मेरी नाती को भला कैसे भूल सकती हो? ये सुनकर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।